सोचिए आप एक बहुत ज़रूरी काम से एक पब्लिक डीलिंग वाले ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर जो अपॉइंटमेंट देने वाला स्टाफ है वो आपको कहे कि हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, वजह भी आपको नहीं बता रहा है। अब आप क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे तो आप अपनी जो परेशानी है, जो कंप्लेंट है, जिस काम के लिए आप आए हैं वो नहीं करा पाएंगे, परेशानी आपकी बनी रहेगी। मेरे साथ इन दिनों एग्जैक्टली ये हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैंने शेयर किया था कि मैं कुछ टाइम के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ ये बता देता हूँ। कुछ पढ़ने का मन था, कुछ सीखने का मन था, तो सोचा अप्लाई किया मैंने यूनिवर्सिटीज़ में, और एक यूनिवर्सिटी से बड़े महीनों की मैंने मशक्क़त की, काफ़ी मैंने तैयारी की। जो स्टूडेंट विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि आसान नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को सिक्योर करना। तो बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। सारी की सारी फ़ीस चुका दी गई, और जर्मनी जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ फ़ीस चुकाना ही काफ़ी नहीं है। जर्मनी की सरकार ये कहती है कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे डालने हैं, जो कि लाखों लाखों का हिसाब किताब, ये सारे पैसे जा चुके हैं जर्मनी में। अब उसके बाद में यही प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है कि अब आपका ये हो गया तब आप वीज़ा ले लो, नहीं। जर्मनी की एम्बेसी ने एक रूल और ये बनाया हुआ है कि आपके जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन इसके पहले की हैं ये सारे वेरीफाई भी कराने हैं हमसे। तो मैंने वो भी प्रोसेस फॉलो किया, कई पैसे उसमें खर्च हुए और सारा काम कराया। 1 महीने का वक्त और निकल गया। ये सारा का सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना वक्त लगा, इतनी एनर्जी, इतना सब गया। और उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई करने की बारी आती है तो ये तारीख थी 11 नवंबर। मैंने जैसे ही, मुझे उसको बोलते हैं APS इवैल्यूएशन, जो प्रोसेस है जर्मनी का, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला, वो सर्टिफिकेट मेरे पास में आ गया कि आप ओके हैं, हमने आपके सर्टिफिकेट चेक कर लिए हैं। अब मुझे वीज़ा अप्लाई करना था। वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है? वही जो अपॉइंटमेंट देने वाला इंसान मैंने बताया था ना शुरुआत में, ये है VFS। VFS एक एजेंसी है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस को रिसीव करती है। बस उसका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि VFS है क्या। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि हमारे वीज़ा यही प्रोसेस करते हैं। आगे बात करता हूँ इस बारे में। तो मैं गया VFS की वेबसाइट पर। VFS पर क्यों गया? क्योंकि जर्मनी की एम्बेसी ने भी VFS को ही काम दिया हुआ है वीज़ा एप्लीकेशंस रिसीव करने का। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस में, VFS के ऑफिस में। अब VFS के ऑफिस में जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनकी वेबसाइट पे गया। आमतौर पर अभी तक जो मैंने टूरिस्ट वीज़ाज अप्लाई किए थे, आप जाते हैं VFS की वेबसाइट पर, अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिल जाता है तभी, और उसके बाद आप उस तारीख पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट कर देते हैं वहाँ जाके, और उसके बाद वो आगे चला जाता है एम्बेसी के पास में। तो यहाँ मेरे केस में ये जो जर्मनी का ये जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है, इसका प्रोसेस शुरू ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही VFS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना चाहा, उन्होंने कहा कि आप इस वक्त कतार में हैं, हम आपको एक वेट लिस्ट नंबर दे रहे हैं, तो आप वेट लिस्ट में बने रहिए। मैंने कहा जी ठीक है। वेट लिस्ट नंबर ले लिया मैंने। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, रिप्लाई ही नहीं आ रहा है कोई। सुना था कि वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इन दिनों, तो मैंने बैठ के वेट किया। करीब 19 डेज़ के बाद, 19 दिनों के बाद में एक मेल आया। मैं सुबह सुबह उठा 7 बजे के आसपास, और रोज़ाना मैं अपना ईमेल, अपना इनबॉक्स चेक करता था, स्पैम चेक करता था, तकरीबन मतलब हर 3-4 घंटे के बाद में। इतना बेसब्री से इंतज़ार था मुझे इस ईमेल का कि अब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझे एक ईमेल आता है VFS की तरफ से, 2 ईमेल्स आते हैं। और पता है कितने बजे? मैं सुबह 7 बजे उठा, 3:54 पर ये ईमेल आया था। 1 मिनट मैं टाइम भी बता ही देता हूँ। 3:54 पर ये ईमेल आया था मुझे। 2 ईमेल्स आते हैं। पहले में लिखा है कि अब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरा ईमेल चेक किया, उसमें लिखा है कि आपका अपॉइंटमेंट लिंक एक्सपायर हो गया है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने फिर से ईमेल के जो दोनों टाइमिंग्स थे जब वो भेजी गई थी वो चेक किया। ये ईमेल भेजी गई थी 30 नवंबर 2022, 3:54 AM, आधी रात, मतलब सुबह सुबह 3:54 पे आप मुझे 2 ईमेल्स भेज रहे हैं। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ। चलो, सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती हैं। मैं सुबह उठा ही था, ना मैंने ब्रश किया, ना मैंने मुंह धोया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त ये था 30 नवंबर। जनवरी में मेरी क्लासेस शुरू होनी थी जर्मनी में, तो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम बहुत, वो भी 2-3 हफ्ते रहता है, वो बहुत कम रह गया था प्रोसेस होने के लिए, एम्बेसी तक पहुंचने के लिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर ये था। मैंने ईमेल किया VFS को कि आपके सिस्टम में ये कुछ परेशानी है, जिस वजह से ये शायद गलती से ये एक दूसरा ईमेल आ गया कि
आपने ये आपका लिंक एक्सपायर हो गया, 24 घंटे का तो वक्त मुझे मिला ही नहीं, विद इन अ सेकेंड आपने 2 ईमेल्स भेज दी हैं। मुझे ईमेल एक तो ऑटोमेटेड रिस्पांस आता है कि हम देख रहे हैं, उसके बाद में एक रिस्पांस आता है कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी वेबसाइट बहुत सही चल रही है। मैंने कहा आपकी वेबसाइट के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जनाब, मैं आपके सिस्टम के बारे में कह रहा हूँ, जिसकी वजह से, आपकी गलती की वजह से मुझे 2 ईमेल्स एक साथ आ गए हैं। कहते हैं कि अभी हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। 2 दिन बाद फिर से मैं उनको रिप्लाई भेजता हूँ कि आप कुछ प्लीज़ करिए, अभी तक कुछ नहीं आया। कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट बॉस है कौन? आप मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं, आप मेरी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, और मैं रोज़ाना आपके साथ में परस्यू कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। हालांकि मैंने इस बारे में अब जर्मन एम्बेसी को अलर्ट कर दिया है, उनको भी मैंने मेल भेज दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं VFS को परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार मुझे कहते हैं कि हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। 11 नवंबर से आज 8 दिसंबर हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीना। आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है VFS के साथ में कि इनका कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम या फिर जो शिकायतों को सुनने का और उसको निपटाने का कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। एक ये हो रहा है, और दूसरा जून 2022 इस साल जून में मैंने स्लोवेनिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। 6 महीने से मैं VFS से कह रहा हूँ कि मेरे कुरियर चार्जेस वापस कर दो, वो दे नहीं रहे हैं। क्यों वापस मांग रहा हूँ ये भी बताता हूँ। जब मैं उनके पास में गया, पहले तो मैंने उनसे कहा कि कुरियर चार्जेस आप क्यों ले रहे हैं, मैं आके आपसे कलेक्ट कर लूँगा। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भेज देंगे वहाँ एम्बेसी में, एम्बेसी जब उसको प्रोसेस करके हमें भेज देगी आपके पासपोर्ट को, तो आपका पासपोर्ट हम कुरियर से भेजेंगे, उसके लिए हम आपसे फीस ले रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि मैं आ जाऊँगा ना, आप क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम कुरियर कर देंगे, हमारे कुछ ये नियम है। मैंने कहा चलो करो आप। इस बीच में क्या हुआ, जब वीज़ा प्रोसेस होने लगा तो मेरे पास एम्बेसी से ही सीधा कॉल आया, स्लोवेनियन एम्बेसी दिल्ली से, कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए हमारे पास आना है। मैं गया एम्बेसी में, जिस दिन उन्होंने बुलाया था। तो इंटरव्यू जब हो गया तो उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया। पासपोर्ट मैंने एम्बेसी से सीधा कलेक्ट कर लिया, VFS को ज़रूरत नहीं पड़ी उसको कुरियर से मेरे घर तक भेजने की। यही चीज़ मैंने VFS को मेल करी। जून का ये मामला चल रहा है और आज तक चल रहा है। वो बार बार ये कहते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अब दिक्कत ये है कि कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, और कहानी सिर्फ मेरे साथ एक बार नहीं हुई है। 2018 में इटली का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त मैंने किया था VFS कोलकाता से। अब उसकी भी चलो कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा और डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कराए। डेट्स को लेकर मुझे कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मुझे क्या भरना चाहिए। ये बात 2018 की है। घूमना, मैंने तकरीबन विदेश में जाना, बहुत ज़्यादा खासतौर पर शनिगन को लेकर मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। अब VFS में तो रोज़ाना हमारे जैसे एप्लीकेंट्स आते होंगे, तो वहाँ पर शायद कुछ गाइड कर सकते हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ हालांकि मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा, इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में आज कुछ सबूत नहीं है। इन दोनों के सबूत हैं, स्लोवेनियन एम्बेसी, खासतौर पे जर्मन वाला। इसके सबूत मैं सारे स्क्रीनशॉट के साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। तो खैर वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई थी, और मैं अकेला नहीं हूँ दोस्त। VFS का जो शिकार हुआ ना, VFS की ज़ातियों का जो शिकार हो रहा हूँ। जो ट्रैवल यूट्यूब पर जो कंटेंट बनाते हैं, जो शुरुआती लोगों में से एक और हैं हमारे नवांकुर चौधरी भाई, डॉक्टर यात्री उनके चैनल का नाम है, यूट्यूब पर हैं। उन्होंने भी इसी तरह का एक वीडियो शेयर किया है। मुझे अगर उनका लिंक मिला, वीडियो मिला, तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ आप उसको जाकर देखें कि उनके साथ क्या परेशानियां हुई थी, VFS ने कैसे उन्हें परेशान किया था। टूरिस्ट हेल्पलाइन जो फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी परेशानियों को शेयर किया कि वो भी अलग अलग तरीके से सताए गए VFS के द्वारा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि प्लीज़ आप लोग भी, अगर VFS की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में चाहे तो आप कमेंट में आप अपनी पूरी कहानी लिखें, कभी भी आपके साथ ही हुआ हो, या आप अगर उसके शिकार हो रहे हैं, अभी चल रहा है, तो प्लीज़ आप लिखिए अपनी कहानी। क्यों? कमेंट में भी कर सकते हैं। टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला जो फेसबुक पर जो ग्रुप है, वहाँ पर ज़रूर करें, और आप लिख चुके हैं तो उसका लिंक यहाँ ज़रूर शेयर कर दें। क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बार बार ऐसा? मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पर कंटेंट बनाते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो VFS तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पहुंच ही नहीं है। वो लोग, उनकी तो बात पता नहीं कैसे पहुंचती होगी। प्रॉब्लम ये है कि
अगर हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनकी भी आवाज़ अगर अननोटिस चली जाए तो हम करेंगे क्या? यहाँ बारी आती है मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन को पुल करने की कोशिश मैंने की, लेकिन मैं उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी और एफर्ट्स नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम बचा है। मैंने सोचा अपने चैनल पर इस चीज़ को मैं रखता हूँ आपके सामने। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जब दिखेगा ना कि सिर्फ एक आदमी की ये कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के फ्यूचर का सवाल है। कोई नौकरी के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है। वीज़ा को लेकर VFS के लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज़ जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि ये इतने सारे लोग हैं, तब तक मुझे लगता है कि अगर आप दिखाएंगे तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करेगा। और हो सकता है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे एम्बेसीज हों, चाहे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो जब दिखेगा, पर दिखाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जब मैं एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने की मेरी मंशा VFS को उसकी छवि को ख़राब करना कतई नहीं है। ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ। मैंने VFS को बहुत टाइम दिया। इनफैक्ट मैंने उनको मेल भी लिखा कि आपको मैं बहुत टाइम दे चुका हूँ, आप मुझे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, जबकि इंपॉर्टेंट मामला है। आप अगर ऐसे करेंगे तो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं आप कि मुझे ये बात सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचानी पड़े और लोगों तक भी। मैंने उनको ये भी कहा, इसके बावजूद उन्होंने मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री, उन्होंने यही कहा कि कंसर्न डिपार्टमेंट को मामला भेज दिया गया, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस वीडियो को बनाने की जो मंशा है, एक ये भी है कि हम इस सिस्टम को सुधार सकें। और सिस्टम को सुधारने के लिए सिर्फ वीडियो बना देना भर ही काफ़ी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। VFS एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशंस को एप्लीकेंट से ले लेना है। कायदे से उनका काम सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके एक बैग में डाल के उस बैग को पहुंचा देना है एम्बेसी से उसको जवाब आ जाएगा कि ये एप्लीकेंट का पासपोर्ट है। उनको कोई मतलब नहीं है कि रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। तो VFS टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप में काफ़ी लोग आज भी पोस्ट करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि VFS वो एजेंसी है या वो ऑफिस है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, सब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो यही लोग आपके वीज़ा को प्रोसेस करते हैं, यानी यही लोग आपके वीज़ा एप्लीकेशन पर कोई फैसला लेते हैं कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जागरूक लोग हैं टूरिस्ट हेल्पलाइन फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डालते हैं कि प्लीज़ आप एक अभी रिसेंटली किसी ने पोस्ट डाली थी कि वो गए और वहाँ पर जो बैठे हुए जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा आप नहीं है तो जो भी है आप एप्लीकेशन को सब एक्सेप्ट करो। आप वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब बहुत ज़बरदस्ती की, क्योंकि वो जानकार थे, वो जागरूक थे, वो जानते थे उनके क्या राइट्स हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि यही है वो ऑफिस जहाँ पर उनके वीज़ा पर डिसीजन होना है। तो बॉस मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि VFS वो एजेंसी नहीं है जहाँ पर आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा प्रोसेस होता है एम्बेसी में, जो वीज़ा ऑफिसेज हैं सरकारों के। तो VFS की है मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली है। कुछ हैं एजेंसीज और, पर VFS एक बहुत बड़ी एजेंसी है। मुझे लगता है कि VFS इस तरीके से अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। मेरी मंशा है कि ये सिस्टम सही होना चाहिए, मेरे लिए ही नहीं, और भी जो बहुत सारे लोग हैं जो इतने जागरूक नहीं हैं, वो अपनी सर्विसेज के लिए हज़ारों रुपए पे करते हैं VFS को, और बदले में अगर उनको इस तरह की सर्विसेज ना मिले, कुछ लोग तो यहाँ तक मिसगाइड होते हैं कि प्रीमियम सर्विस के लिए पे करो, प्रीमियम लाउंज में जाओ तो उनका काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी भले ही हो सकता है, लेकिन उनका काम पक्का हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा। नहीं है ऐसा। आप अगर नॉर्मल सर्विस भी अगर VFS की लेते हैं, बिना प्रीमियम लाउंज में जाए, बिना उनकी प्रीमियम सर्विसेज लिए, तब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसी रूट से जाएगी। उनकी कोई ऐसा नहीं है कि आप लाइन तोड़कर आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा के और भेज दिया जाएगा। नहीं है बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है वीज़ा एप्लीकेशंस पर फैसला करने का। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप में से कोई अगर लीगल एक्सपर्ट हैं, आप में से कोई अगर किसी भी तरह के एक्सपर्ट हैं जो इस काम को अंजाम देने में मेरी मदद कर सकें, या मैं आपके अगर हम सब मिलकर कुछ काम कर सकें ताकि सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सके। VFS खुद अगर अपने आप को बेहतर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा तो मतलब हाथ जोड़कर आपसे सच में एक ही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ यार आप ना तंग मत करिए लोगों को। हम आपको फ़ीस पे करते हैं, आप लोग अपनी सर्विसेज को प्रॉपर बनाए रखें। मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस वीडियो को बनाने में। ये कितना 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है ये। इतने सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो को देखने में, और ब्लेम करने में ना अच्छा नहीं लगता है। किसी की तारीफ़ करने में, किसी को अच्छा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे मुझे। किसी की बुराई करने में सच में नेगेटिव एनर्जी आती है। आप हमें वो मौका दे रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करिए।
तो अगर आप लोग प्लीज़ कुछ हेल्प कर सकें, मोनोपोली का ये जो गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, अगर हम इनको रोक सकें तो प्लीज़ बताएं आप। मेरा ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, varun@touristhelpline.com। आप मुझे प्लीज़ यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, हम लोग फिर आगे तय करेंगे कि हमको क्या करना है। शायद इस सारे कुछ इस एफर्ट के वजह से हो सकता है कि कुछ चेंज आए, और इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को बेहतर बनाना है, चेंज लाना है। किसी को नुकसान पहुंचाने का ज़रा भी कोई भी इंटेंशन नहीं है।